हेलो एवरीवन, मैं मुज़फ़्फ़र खान। आज के इस ऑडियो वीडियो का टॉपिक है ऑल इंडिया सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस। आज के इस ऑडियो वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि ऑल इंडिया सेकेंड राउंड के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे हाउ टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस। सेकेंड राउंड में हमको ऑल इंडिया में कैसा पार्टिसिपेट करना है, क्या प्लानिंग करना है और किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। थर्ड जो है, जो फाइनल इसका जो हमारी जो डाउट क्लियरिंग सीरीज चल रही है, हर ट्यूसडे को मैं आपके जो कॉमन डाउट्स रहते हैं जो आप पूछते हैं मुझको टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको क्लियर करता हूँ। उसको सीरीज़ के जो डाउट्स आए हैं वो डाउट्स को भी लेंगे और थोड़े जो ऑल इंडिया सेकेंड राउंड के डाउट्स है उस डाउट को भी साथ में मर्ज करके लेंगे। तो ये 3 पार्ट में ये ऑडियो वीडियो जो है आज का रहेगा। पहला हमें ये देखते हैं कि ऑल इंडिया जो काउंसलिंग सेकेंड राउंड जो स्टार्ट होने वाला है वो उसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। कल से ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड का स्टार्ट हो रहा है जो 9 जून तक रहने वाला है। अब उसमें कौन से कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं और कौन पार्टिसिपेट कर सकता है वो देखते हैं। सबसे पहला तो वो है कि जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट हुआ नॉट रजिस्टर्ड इन फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस, जितने ने फर्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो सारे कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और जिनको सीट अलाउट नहीं है वो ऑलरेडी वहाँ पे एलिजिबल हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलाउट हुई थी और जाके सीट को सिक्योर नहीं किया था, उनको भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो भी एलिजिबल हैं। कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लॉगिन करना है और चॉइस फिलिंग करना है। जिन लोगों को सीट अलाउट हुई थी, सीट को सिक्योर किया और सीट को सिक्योर करने के बाद भी रिज़ाइन कर दिया, वो भी ऑल इंडिया सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। उनको भी कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है वापस से। और जिन लोगों को स्टेट फर्स्ट राउंड में सीट अलाउट हुई है और डीएनबी फर्स्ट राउंड में सीट अलाउट हुई है और वो बेटरमेंट के लिए ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में जा सकते हैं, वो भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। तो ये जो 5 कैटेगरी बताया हूँ मैंने, ये सारे लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। नए कैंडिडेट जिनको सीट नहीं अलाउट हुई वो, जिनको अलाउट हुई थी सिक्योर नहीं किया वो भी एलिजिबल है, जिनको अलाउट हुई जाके रिजाइन कर दिया वो भी एलिजिबल है, जिनको स्टेट में फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलाउट हुई है या डीएनबी फर्स्ट राउंड में सीट अलाउट हुई है वो भी एलिजिबल है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हमें देखना है कि मेन हाउ टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, कि सेकेंड राउंड में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों को पता ही है कि ऑल इंडिया जो सेकेंड राउंड होता है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेंटर यूनिवर्सिटी और डीम यूनिवर्सिटी का होता है। उसके बाद मॉप अप राउंड नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज। 50% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट होती है उसका मॉप अप राउंड नहीं होता है। मॉप अप राउंड सिर्फ सेंटर यूनिवर्सिटी और डीम यूनिवर्सिटी का होता है। तो जो लोग भी सेकेंड राउंड के लिए जा रहे हैं डीम अपना गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और चाहे जो भी सेकेंड राउंड के लिए जा रहे हैं डीम कॉलेजेस के लिए, सेंटर यूनिवर्सिटी के लिए, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप जो भी चॉइसेस फिल करते हैं अपनी सेकेंड राउंड के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, अगर वो चॉइस आपकी जो है अलाउट हो जाती है, जो आपने चॉइस फिलिंग किया हुआ है, और उसके बाद अगर आप बैकआउट करते हैं तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था आपने, ओपन कैंडिडेट वाले ने 25,000 गवर्नमेंट सीट के लिए और डीम के लिए 2 लाख रुपये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था वो आपका रिटर्न नहीं आएगा। अगर आपकी सीट अलाउट होती है उसे बैकआउट करते, उस सीट को नहीं सिक्योर करते, पहली बात समझ लो। क्या आपका पहला लॉस क्या हो जाएगा कि आप अगर सीट से बैकआउट करते तो 2 लाख रुपीज़ का लॉस होगा कि डीम के लिए किए, या 25,000 का लॉस होएगा। और अगर आप जाके सीट को सिक्योर कर लेते हो, सीट को ले लेते हो, तो आपका एडमिशन प्रोसेस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आप बाद में कभी भी रिज़ाइन नहीं कर सकते हो। अगर रिज़ाइन करते हो तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा और फिर उसके बाद भी आप डिबार्ट रहेंगे सारी काउंसलिंग से, किससे, स्टेट से, डीएनबी से और ऑल इंडिया से। हाँ, और उसके बाद कोई भी अपग्रेड भी नहीं होने वाला आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मॉप अप राउंड होने वाला है डीम का या सेंटर यूनिवर्सिटी उसमें अपग्रेड होएगा, उसमें अपग्रेड भी नहीं होएगा और ना आपको आपके स्टेट में सीट मिलने वाली है। तो ये बात का आप ख्याल रखिए पहला, कि आप जो चॉइस फिल करेंगे, आपकी जो चॉइस पे आपको सीट मिलती है, अगर बैकआउट करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है, और सीट लेते हैं तो आपका एडमिशन प्रोसेस उधर ही खत्म हो जाता है। तो बहुत सोच समझ कर आपको पार्टिसिपेट करना है। तो क्या करना है, सिंपल, जो चॉइस और जो कॉलेज आपको चाहिए 100% आपको चाहिए, ऐसा लगता है नहीं 100% नहीं है, मैं इस पर सेटिस्फाई हूँ, मैं ये कॉलेज मुझको मिल रहा है, ये मेरी ब्रांच मुझको मिल रही है और मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं हैप्पी हूँ कि ये मुझको मिल गया मेरा, बस इससे आगे मेरी इसके आगे मुझको विलिंगनेस नहीं है, मुझको कोई ख्वाहिश नहीं मिलने की, तो आप वही कॉलेज आपको डालना है। सिंपल, कौन सी कॉलेज आपको डालना है, जो आपको 100% जिसके बारे में आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ मुझको ये कॉलेज और ये ब्रांच मिल गई है, मैं सेटिस्फाई हूँ, वही आपने भरा, आपका अलाउट हो गया, आपने ले लिया,
आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म, क्योंकि आपने वही कॉलेज डाला था जो आपको 100% चाहिए था, आपको मिल गया, आपको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रिग्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने ऑल आउट गया, सारे कॉलेजेस डाल दिए, तो आप पछताएंगे। तो पहली बात तो ये पॉइंट याद रखो कि आपको सिर्फ वही कॉलेज फिल करना है जिस पे आप सेटिस्फाई हो कि हाँ ये सीट मुझको मिल रही है गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसको चाहिए तो गवर्नमेंट का भरें, जिसको डीम का चाहिए वो डीम के बेस्ट कॉलेजेस भरे। ऑल आउट मत जाना है इसके अंदर। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपके डिज़ायर के हिसाब से, आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ही कॉलेज को फिल करना है। सीट मिलती है तो ले लीजिए आप, और उसके बाद आप हैप्पी हो जाओ कि आपको आपकी डिज़ायर सीट मिल गई है। बस ये आपको बात का ख्याल रखना है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट सेकेंड राउंड में करने से पहले ये बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको वही चॉइस फिल करना है जिस पे आप सेटिस्फाई हो जाओ। ये हमारा क्लियर हो गया है। अब हमारे जो डाउट्स आए थे, अब वो डाउट्स हम ले लेते हैं थोड़े ज़रा। देखिए, डाउट्स पहले जो आए थे, कैंडिडेट वो हर ओनली रजिस्टर फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड नाउ वांटेड टू ऐड डीम काउंसलिंग। पहला डाउट ये आया कि जिन लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, किसका रजिस्ट्रेशन किया था, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का 25,000 का भर के, अब वो डीम का भी करना चाहते तो उनके लिए क्या है। सेकेंड डाउट जो आया है कि जो लोगों को सीट कैंडिडेट हुए बीन अलॉटेड द सीट इन ऑल इंडिया राउंड बट डू नॉट रिपोर्ट एट द कॉलेज में सीट। हाँ, जिन लोगों को सीट मिल गई थी ऑल इंडिया काउंसलिंग में, अगर ये सेकेंड राउंड में सीट मिलती है ये इनको, अगर वो, जैसे मैं पहले क्लियर कर दिया होगा, अगर वो नहीं लेते तो उनका सेकेंड डिपॉजिट चले आएगा। मैं इन्होंने ये पूछा है कि अगर मुझको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है, मेरी फर्स्ट राउंड में जो मुझको सीट मिली थी, और मेरा अपग्रेड नहीं होता है, समझो अगर मैं जो चॉइसेस फिलिंग किया हूँ मैंने, और चॉइस फिलिंग करने के बाद मेरा अपग्रेड नहीं होता है, सेकंड क्वेश्चन ये है, तो मुझको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो मुझको फर्स्ट राउंड की जो सीट अलाउट हुई थी, क्या मुझको वापस फिल करना है उसको सेकंड राउंड के अंदर, ये थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन जो आया हुआ है कि वही जो मैं बता रहा था, फोर्थ क्वेश्चन कि क्या अगर मुझको सेकंड राउंड में कोई सीट अलाउट होती है डीम के अंदर, तो क्या मैं मॉप अप राउंड के अंदर एलिजिबल मतलब हूँ अपग्रेड होने के लिए। ये चार क्वेश्चन ऐसे आए हुए हमारे पास, तो ये चारों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और हाँ, एक नया एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आया हुआ है मुझके पास, जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज सीट ब्लॉकिंग। सीट ब्लॉकिंग की बहुत बात चल रही है सर, हर जगह, हर टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे। ये सीट ब्लॉकिंग होता क्या है, किस तरीके से होता है, कैसा किया जाता है, और कौन करता है ये सीट ब्लॉकिंग को। तो ये देख लेते हैं हम जरा कि ये पहला क्वेश्चन जो है, कैंडिडेट को जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जो पहला सिर्फ उन्होंने डीम के लिए नहीं किया, ऑल इंडिया के लिए किया, तो क्या करना है मालूम, कि उनको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन उसको रीसेट कर देना है। तो आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन किया वो रीसेट हो गया, वो खत्म हो गया, आपके 25,000 आपको रिटर्न आ जाएंगे। अब वापिस से रजिस्ट्रेशन कीजिए, 5,000 पे कीजिए और 2 लाख रेट सेपरेट डिपॉजिट भरिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहले का आंसर हो गया। हाँ, पहले दूसरा जो क्वेश्चन था कि अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली है मुझको और वो अपग्रेड नहीं हुआ है। हाँ, अगर आपकी फर्स्ट राउंड की सीट अपग्रेड नहीं होती है तो आप क्या कीजिए, विद इन टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड देगी सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बाद, के एमसीसी के बाद, जिनका अपग्रेड नहीं है, विद इन ये टाइम पीरियड के अंदर वो रिजाइन कर दो, तो उनको आपको रिजाइन कर देना है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई पेनल्टी नहीं आएगी और आप उसको रिजाइन कर सकते हैं, आपका सेकेंडरी डिपॉजिट रिटर्न नहीं आएगा। थर्ड ये आया था क्वेश्चन हमारे पास कि अगर मैं सीट अगर मुझको अलाउड होती है और नहीं लेता हूँ मैं, तो क्या होगा। वही बताया जैसे मैं पहले बताया था आपको कि वो अगर सीट आप नहीं लेते तो आपका सेकेंडरी डिपॉजिट रिटर्न नहीं आएगा आपको, मगर आप एलिजिबल हो स्टेट काउंसिलिंग के लिए और डीएनबी काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल हो, अगर सीट अलाउड होती है और आपने सिक्योर नहीं किया तो। फोर्थ क्वेश्चन ये था हमारा कि सर अगर हम उसको सेकंड राउंड में डीम में कोई सीट अगर अलाउड होती है, मैं अपग्रेड रहूँगा क्या, मॉपअप के लिए अपग्रेड रहूँगा मैं। नहीं, आप मॉपअप के लिए अपग्रेड नहीं रहोगे, आप मॉपअप के लिए नहीं जा सकते हैं। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन आया है, व्हाट इज सीट ब्लॉकिंग। ये सीट ब्लॉकिंग क्या होती है सर। देखिए, ये सीट ब्लॉकिंग के अब बता रहा हूँ मैं कि ये सीट रिवर्ट क्यों आती है, सीट ब्लॉक क्यों होती है, इसके तरीके से बताने जा रहा हूँ मैं। एक तो सीट ब्लॉकिंग होती है जो पर्पसली करते हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट राउंड के अंदर स्टेट काउंसलिंग में बहुत अच्छी सीट अलॉट हो गई है, अब वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रहे हैं। अब वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर जा रहे हैं, जिनको डिज़ायर सीट अलॉट हो गई है, अच्छा कॉलेज मिला है, अगर वो सीट लेने जा रहे हैं तो मानी सी बात है वो बैकआउट करेंगे। वहाँ पे वो बैकआउट करने जा रहे हैं, मतलब वो सीट किसी ना किसी के लिए ब्लॉक करने जा रहे हैं। पहला तो ये होता है कि जो पर्पसली जाता है। दूसरा, मैंने ये बताया था कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन लोगों को पता नहीं रहता है कि पार्टिसिपेट कैसा किया जाए, वो ऑल आउट भरते हैं। ऑल आउट भरने के बाद सीट अलॉट हो जाती है, फिर वो पछताते हैं कि अरे सीट तो हमको अलॉट हो गई, अब मैं लूँ कि नहीं लूँ। तो अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने ऑल आउट गया, जिसको पता नहीं था, अगर वो सीट को छोड़ता है, वो सीट अगर रिवर्ट आती है तो उसको सीट ब्लॉकिंग नहीं कहा जाएगा। जो पर्पसली सिर्फ करता है ना, उसी को आप सीट ब्लॉकिंग कहेंगे।
बाकी अगर कोई विलिंगनेस के लिए कोई अपने जिसको स्टेट में सीट अलाउट हुई है, स्टेट में कोई अभी सर्जरी की सीट अलाउट है, कोई मेडिसिन के लिए जा रहा है बराबर, और उसको मेडिसिन की सीट वहाँ पे जा रहा है और सीट अलाउट हो रही है उसको वहाँ पे, तो वो अगर सीट अलाउट हो रही है और नहीं भी ले रहा, उसको ऐसा लग रहा है बाद में कि मेरे को स्टेट में बेटर सीट मिल जाएगी, जहाँ मेरे को सीट अलाउट हुई आसाम में हुई माइट भी मुझको स्टेट में मेरे स्टेट में मिल जाएगी, तो वो उसको हम सीट ब्लॉकिंग नहीं कहेंगे। देखिए मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि नीट पीजी में रैंक लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रैंक को आपने कैपिटलाइज करना रहता है, और कैपिटलाइज आपको कहाँ से करना है, या तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग या स्टेट काउंसिलिंग या डीएनबी से। तो ये किसी को पता नहीं रहता है कि कैसा कहाँ कहाँ अच्छी सीट मिलेगी। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी मुझको एक कैंडिडेट का फ़ोन आया जिस कैंडिडेट का 9000 रैंक है, 9000 रैंक है, उसको ओबीजीवाई करने का था, उसने पहले राउंड में डीम में भरा, उसको डीम में किम्स करार में ओबीजीवाई मिल गई। स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट का उसका एसएमएल नंबर है 856 उसका एसएमएल नंबर है, उसको यहाँ पे कोई भी सीट अलाउट नहीं हुई। इवन प्राइवेट कॉलेज का ऊपर गया, अश्वनी का उसने डाला नहीं था, सेलेक्टिव गया था, गवर्नमेंट के सारे कॉलेजेस डाला हुआ है। अब उसको पूछ रहा है सर कि मुझको स्टेट में चांस है क्या, क्या बताऊं मैं उसको कि स्टेट में चांस है कि नहीं, क्योंकि मेरा मेरा गैस ये कहता है कि उसको माइट भी चांस, उसको चांस है मगर 100% नहीं है। माइट भी पॉसिबल है कि 850 के ऊपर भी गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ जाएगा। वहाँ 25 लाख फीस, वो 30 लाख फीस पे कर रहा है डीम की, वो 90 लाख पे करेगा। तो मैंने उनको क्या किया कि आप एक काम कीजिए, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के डाल दीजिए आप। अब गवर्नमेंट कॉलेज के डालने के बाद सेकंड राउंड के बाद मुझको भी एक ऐसा आइडिया आ जाता है, अगर सीट ज़्यादा इंक्रीज होती है मुझको आ जाता है आइडिया, नहीं यहाँ पे चांस मिलता है, और सीट अगर उनको नहीं अलाउड होती तो मैं तो उसको रिजाइन करने बोलूंगा ना कि आप रिजाइन कर दो, कि आपको यहाँ पे चांस है। मैं खुद बोलूंगा उसको कि हाँ आपको ये चांस मिल रहा है। लास्ट टाइम की बात थे, एक कैंडिडेट ने मुझको अप्रोच किया था, उसका 6,500 ऑल इंडिया रैंक था, ओबीजीवाई एमजीएम अलाउड हुआ पहले राउंड के अंदर। लास्ट टाइम पे महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, ईडब्ल्यूएस भी, तो मराठा कोटा भी, ओपन में सीटें ही नहीं थी, ओपन कैटेगरी वाला था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मुझको सीट ही नहीं मिलेगी किधर पे भी, ना प्राइवेट में मिलेगी, तो उसने एमजीएम में ले लिया। एमजीएम में लेने के बाद मुझको बाद में ऐसा लगा कि ये सब ईडब्ल्यूएस कैंसिल हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश किया उसको ढूंढने की, बताने की कोशिश किया, नंबर मुझको नहीं मिला कि आप अपनी वहाँ की जो एमजीएम की सीट को छोड़ दो, आपको स्टेट में मिल जाएगा। स्टेट में 500 उसका एसएमएल नंबर था, 500 के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज हुआ। तो वो मैं बता नहीं पाया उसको, वो उस कैंडिडेट को, उसका ऑलमोस्ट 90 लाख का पैकेज गया हुआ है ओबीजीवाई का, और ये यहाँ पे गवर्नमेंट में कितने में हो जाता था, उसको फ्री में ओबीजीवाई हो जाता था। तो ये किसी को पता नहीं रहता है कि बेटर कॉलेज कहाँ मिलने वाली। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सीट ब्लॉकिंग नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल दूंगा, लास्ट टाइम एक कैंडिडेट थी, 1000 ऑल इंडिया रैंक था उसका, उसको ऐसा लगा स्टेट में नहीं मिलेगा मुझको, तो रेडियो जाना था उसको, रेडियो उसने आज पटना में कर रही है, और 2000 वाला मुंबई में रेडियो कर रहा है। तो ये किसी को पता नहीं होता है कि उसको बेटर सीट कहाँ मिलने वाली है, ऑल इंडिया में मिलने वाली है कि स्टेट में मिलने वाली है। तो अगर वो ऐसा कोई फील करता है, उसको बात ऐसा कोई लगता है कि मुझको नहीं, मेरे को शायद माइट भी स्टेट में बेटर चांस है, और ऑल इंडिया सीट को वो सिक्योर नहीं करता है, तो आप उसको सीट ब्लॉकिंग नहीं कहेंगे। मैंने ये बात को पूरी तरह क्लियर कर दिया आपको कि आप उसको सीट ब्लॉकिंग नहीं कह सकते हैं अगर आप वो ऐसा कोई करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि इसके बारे में गैस लगाना इतना आसान नहीं होता है। जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है आपको मालूम पड़ता जाता है कि हाँ ये कट ऑफ कहाँ जाने वाला है। तो ये आप मेरी बात को पूरी तरह समझ लीजिए कि ये इसको सीट ब्लॉकिंग नहीं कहा जाएगा। हाँ, अभी एक और मैं एक और बताना भूल जा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने एक वेबसाइट बनाया था जिसके बारे में आप सब लोगों को मालूम है, जिसका नाम है mededuinfo.com। ये वेबसाइट के अंदर मैंने सारे जो भी है अपडेट्स आपको देता हूँ, कट ऑफ वगैरह उसके अंदर है, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट है। मैंने उसके अंदर अभी क्या किया हूँ कि गवर्नमेंट की जितनी भी 50% की जो कॉलेजेस है, चाहे वो मेडिसिन हो, रेडियो हो, डर्मा हो, ओबीजी हो, सर्जरी, सारे कॉलेज, सारे कोर्सेज की, उसकी टॉप टू बॉटम की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट को अपडेट कर दिया हूँ मैंने। तो अगर आप ऑल इंडिया में जाना चाहते हैं तो टॉप टू बॉटम आप वहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि टॉप कॉलेज मौलाना आजाद के बाद से जो चालू हो रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, बॉटम तक, वो आप देख सकते हो। डीम का भी मैंने क्या किया हूँ आप लोगों को, डीम का अगर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि हॉस्टल फीस का प्रॉब्लम रहता है कि हॉस्टल फीस क्या रहेगी, सेकंड ईयर में क्या पढ़ाएंगे, तो सारे जितने भी उनके जो ब्रोचर के पीडीएफ फाइल को मैंने एक में मर्ज कर दिया हूँ, और एक डीम का भी पूरा बना दिया हूँ कि डीम की टॉप कॉलेजेस एनएस से लेकर जो पैथोलॉजी तक कौन कौन सी टॉप कॉलेज है डीम की, वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। उस जाके साइट के अंदर जाके वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जाने का है आपको। जैसे मैं आपको वैसे वेबसाइट का नाम बता चुका हूँ, सॉरी, mededuinfo.com ये वेबसाइट का नाम है। वहाँ पे जाइए, आफ्टर MBBS को क्लिक कीजिए, वहाँ पे 3 आपको कोर्सेज मिलेंगे, MD MS, DNB और CPS, और MD MS में जाइए, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और डीम की टॉप कॉलेजेस के अगर जाना है तो वहाँ पे एक है
फीस एंड टॉप कॉलेजेस की वहाँ पे मेरा एक ब्लॉग सेक्शन है, ब्लॉग सेक्शन के अंदर आपको देखिएगा वहाँ पे कि फीस एंड टॉप कॉलेजेस, तो वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए तो वहाँ पे आपको डीम की कुछ टॉप कॉलेजेस मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें को वहाँ पे आपको मिल सकती है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपके बेनिफिट के लिए ही वेबसाइट मैंने बनाया हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ एंड स्टे एट होम।